डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले 6 सेशन में नन कॉर्डेटा में प्रोटोजोआ का स्टडी कर रहे थे। अब इस 7वें सेशन में पोरीफेरा फाइलम के एक ऑर्गेनिज्म जिसे आप कॉमनली साइकॉन कहते हैं, साइकॉन का ही नाम स्काइफा हो गया है। इसका हम लोग स्ट्रक्चर और इसके विभिन्न प्रकार के सेल्स की बनावट इत्यादि का अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक भी जूलॉजी ऑनर्स और बायोलॉजी सब्सिडी के पार्ट 1 में हर एक यूनिवर्सिटी में पाया जाता है। स्काइफा यह एक ग्रीक शब्द है। स्काइफॉस का मतलब होता है कप। तो कप जैसी रचना को देखकर लोगों ने स्काइफा नाम का प्रयोग किया। डी लॉवेनफेल्स ने 1936 में साइकॉन की जगह पर स्काइफा नाम का प्रयोग किया। स्काइफा is somewhat more complex type in comparison to Leucosolenia because Leucosolenia is primitive sconoid type without any folding in its body wall. The body wall of Skypha is somewhat folded and therefore its spongocele is comparatively reduced. तो जब हम क्लास में आपको पोरीफेरा का स्ट्रक्चर पढ़ाना शुरू करते हैं तो बॉडी वॉल को शुरू में स्ट्रेट रखते हैं और जगह जगह पर पोर दिखलाते हैं। इस पोर के द्वारा पानी अंदर स्पॉन्जोसील में जाता है। तो कोई एडल्ट इस तरह का टिपिकल आज नहीं मिलता है। सबसे सिंपल रचना ल्यूकोसोलेनिया की है और एक लार्वा है ओलिंथस, उसमें भी बॉडी वॉल ऑलमोस्ट स्ट्रेट पाया जाता है। तो सीधा बॉडी वॉल एक हाइपोथेटिकल है या फिर वह लार्वा में मिलता है या सिमिलर ल्यूकोसोलेनिया में मिलता है। इसके बाद क्या होता है कि अंदर से बॉडी वॉल बाहर उंगली की तरह पुश किया जाता है। तो इस आउट पॉकेटिंग के कारण एक सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम यानी वाटर सर्कुलेशन का सिस्टम बनता है जिसे हम लोग कहते हैं स्कोनोइड टाइप। तो साइफा या साइकॉन एकदम सिंपलेस्ट फोल्डेड दीवार वाला एक एनिमल है। In fact, due to various degrees of folding in the body wall, the organization of such sponges varies much. Skypha, however, represents first stage of folding in its body wall, having finger-like horizontal folds referred to as the typical cyconoid type. Grantia, an European genus, is another साइकोनॉइड स्पॉन्ज। तो साइकोनॉइड स्पॉन्ज में क्या होगा कि एकदम सीधा सीधा बाहर की ओर आउट पॉकेटिंग होगा बॉडी वॉल का। इसके कारण एक इन करेंट और एक एक्स करेंट कैनाल बनेगा। बाहर से अंदर जाने का एक रास्ता और फिर बॉडी वॉल के बीच से पोर मिलेगा। अब फिर उस दीवार को टप कर अंदर स्पॉन्जोसील में जाने का रास्ता मिलेगा। आगे हम लोग डायग्राम में देखेंगे। तो इस तरह का सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर इस स्काइफा में भी है और ग्रांसिया नाम का एक यूरोपियन जीनस में भी है।
अब स्काइफा, ऑल्सो नोन एज क्राउन स्पॉन्ज, इज ए स्मॉल मैरीन स्पॉन्ज फाउंड अटैच्ड बाय ए स्टिकी secretion to some submerged solid objects like rocks, shells, or mollusca and corals. इसको क्राउन स्पॉन्ज भी नाम दिया गया है। ये छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म है, समूह में मिलता है, अक्सर समुद्र में मिलता है, और कुछ चिपचिपे सिक्रीशन की मदद से यह पत्थर चट्टान पर भी, नाव पर, जहाज के सतह पर, कोई डूबी हुई लकड़ी हो या शंख या बड़ा सा स्नेल कोई हो, उसके शेल पर चिपका हुआ मिलता है। इसके अलावा कोरल नाम का एक रॉक लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जो सिलेंटेटा में आप पढ़िएगा, उस पर भी चिपका हुआ ये स्काइफा मिल जाता है। इट इज फाउंड इन शैलो वाटर अप टू ए डेप्थ ऑफ 50 फैदम। फैदम समुद्र की गहराई नापने का एक अलग तरह का यूनिट है। एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है, यानी 2 गज 2 यार्ड्स के बराबर एक फैदम होता है। तो इसका मतलब 50 फैदम का मतलब हुआ 100 गज के बराबर। Where waves provide the animal with plenty of food and well oxygenated water. समुद्र में कम गहराई तक छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी पाए जाते हैं। ज़्यादा गहराई में ये नहीं मिलेंगे। फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन ऊपर के सतह पर ही मिलते हैं, और बार बार लहर होने के कारण ऊपरी सतह में एयरेशन होता है, एयर घुलते रहता है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। तो ऊपर वाले लेयर में कई तरह के प्लैंक्टन, एनिमल्स और प्लांट लाइक पाए जाते हैं जो इनका फीड है, इनके भोजन है। इट इज ए ब्रांचिंग colonial sponge, though solitary individuals are also found. Skypha is widely distributed and found in abundance near North Atlantic shore. ऐसे आमतौर से तो सीधा सीधा कप लाइक मिलेगा, लेकिन इसमें जगह जगह ब्रांच होते हुए भी देखा जाता है। वास्तव में यह बर्ड है। बर्डिंग के द्वारा यह वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। द डिफरेंट स्पेसीज ऑफ स्काइफा आर स्काइफा सिलिएटम, स्काइफा एलिगेंस, स्काइफा कोरोनेटा, स्काइफा लिंगुआ, स्काइफा जिलेटिनोसम एंड स्काइफा रेफेनस। तो इसकी अनेकों जातियां हैं। अब देखिए इसकी बनावट कैसी होती है, एक्सटर्नल फीचर क्या है। स्काइफा इज वेज शेप्ड, जैसे कि कोई जार हो, शरबत इत्यादि के लिए जो आप जार यूज करते हैं तो उसकी तरह का लगता है। एंड इज 2.5 to 7.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब एक फिंगर लेंथ के बराबर है ये, 2.5 to 7.5 सेंटीमीटर ओनली। It has several cylinders. All the cylinders are connected at the base, by which it is attached by a sticky secretion to some submerged solid object in sea. तो समूह में कॉलोनी बनाए हुए बहुत सारे ऐसे ही सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर पानी में डूबे हुए पत्थर चट्टान में चिपके हुए मिलेंगे। इट इज ग्रे और लाइट ब्राउन इन कलर। द डिस्टल और फ्री एंड of each cylinder has a single large opening, the osculum or exhalent or excurrent pore. ऊपर की ओर जो फ्री एंड है उस ओर आप क्या देखिएगा कि उस ओर एक वाइड ओपनिंग मिलेगा। इस वाइड ओपनिंग को माउथ नहीं मानेंगे, क्योंकि इससे कुछ लिया नहीं जाता, कुछ खाया नहीं जाता है, बल्कि यह दीवार से पानी लेता है और ऊपर से पानी को निकालता है। तो यह पानी का एक एक्सकरेंट ओपनिंग है, बाहर निकालने वाला ओपनिंग है, इसका नाम है ओस्कुलम। द ओस्कुलम इज एनसर्किल्ड बाय एन अपस्टैंडिंग कॉलर ऑफ लॉन्ग मोनेक्जोन स्पाइक्यूल्स टर्म्ड द ओस्कुलर फ्रिंज, लुकिंग लाइक ए क्राउन, हेंस द नेम क्राउन स्पॉन्ज इज गिवन टू इट। क्या कह रहे हैं कि इस ओपनिंग पर लंबा लंबा नुकीला कांटा जैसी रचना होती है जिसको स्पाइक्यूल्स कहते हैं। दोनों छोर नोकीला होता है तो कहते हैं मोनेक्जोन है ये। तो ये मोनेक्जोन नाम का स्पाइक्यूल सीधा खड़ा होकर के इसके ओपनिंग पर
एक बाउंड्री बना लेता है, एक फ्रिंज बना लेता है, जो देखने में लगता है कि ये इसके माथे पर का एक मुकुट हो, एक गोल सा मेम्ब्रेन की तरह फैला हुआ या मुकुट की तरह फैला हुआ एक क्राउन बनता है। इसलिए लोग इसको क्राउन स्पॉन्ज भी कहते हैं। इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ अदर एनिमल्स इनटू ए स्पॉन्ज बिलो द ओस्कुलम इज ए शॉर्ट नैरो कॉलर रीजन। तो जो एस्कुलम है ऊपर से थोड़ा सा पतला हो जाता है और फिर फैलता है। तो ऊपर जो लगा हुआ है फ्रिंज, उसके कारण, या कहिए कि उसमें थोड़ा सा ओस्कुलम को सिकुड़ने फैलने का भी गुण है, तो किसी चीज को उधर से घुसने नहीं देता है ये। द बॉडी ऑफ द स्पंज इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय ए थिन डर्मल इपिथेलियम और एक्टोडर्म। द सरफेस ऑफ सिलेंडर हैज polygonal elevations and between the elevations are depressed lines. In the depressions are group of ostia which are inhalent or incurrent pore. ऊपर से जब आप देखिएगा तो बाहर से एक इपीडर्म बना हुआ है, यह इपिथेलियम या इपीडर्म या एक्टोडर्म जो भी नाम दीजिए, एक विशेष तरह के सेल का बना हुआ है जिसको कि पिनेकोसाइट्स कहा जाता है। अब इसका जो सरफेस देखने में लगेगा तो लगेगा क्या कि पॉलीगोनल एलिवेशंस है, उभार बना हुआ है, कई आर्म वाले, कई भुजा वाले, बहुभुज की तरह। तो आपने पहले एक डायग्राम में से देखा था। और ऐसे एलिवेशंस के बीच बीच में, बगल बगल में, जहाँ दो एलिवेशन का टच लाइन है वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा बना रहता है, डिप्रेस्ड लाइन होता है। अब इसी डिप्रेस्ड लाइन में छोटा छोटा पोर होता है जिसको ओस्टिया कहते हैं। तो ओस्टिया होकर पानी अंदर जाता है, इसलिए इसको बोलेंगे इनहेलेंट या इनकरेंट पोर, अंदर पानी जाने का रास्ता। दीज आर इंटरसेलुलर एपर्चर्स एंड नॉट इंट्रासेलुलर एज इन ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया का बॉडी वाल सीधा है, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच एक पोरोसाइट नाम का सेल एकदम पूरी चौड़ाई में फिट होता है, और पोरोसाइट के अंदर से पानी जाने का रास्ता होता है। तो वह रास्ता हो गया इंट्रासेलुलर, लेकिन इसमें बॉडी वाल तो फोल्डेड हो गया। तो फोल्डेड हो गया तो ये जो बाहर से गड्ढा दिख रहा है, उस गड्ढे का बाउंड्री चारों तरफ से पिनेकोसाइट से कवर किया हुआ है, और बाद में इन गड्ढों की दीवार में लेटरली वो पोरोसाइट मिलेगा। तो ऊपर का जो एपर्चर हुआ यानी इनकरेंट कैनाल बना, वो जो है वह इंटरसेलुलर एपर्चर हुआ, कई सारे सेल के बीच से होकर के। इनसाइड ईच सिलेंडर इज ए स्पॉन्जोसील। स्पॉन्ज का बॉडी कैविटी हॉलो स्पेस स्पॉन्जोसील है, और पारागैस्ट्रिक कैविटी विच इज नॉट डाइजेस्टिव कैविटी। इसके बॉडी कैविटी को स्पॉन्जोसील कहा गया। वो गैस्ट्रिक कैविटी यानी स्टोमक लायक नहीं है, इंटेस्टाइन लायक नहीं है, क्योंकि उसमें डाइजेशन नहीं होता है, तो वो पारागैस्ट्रिक कैविटी भी कहलाता है। द वॉल ऑफ सिलेंडर इज थिक ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मिसोगिलिया। दीवार में जैसे जैसे मिसोगिलिया की मात्रा बढ़ेगी, दीवार की मोटाई बढ़ेगी। द वॉल हैज फोल्डेड इन सच ए वे एज टू फॉर्म टू टाइप्स ऑफ कैनाल्स, द इनकरेंट and the radial canals. They lie alternately and radially around the spongocyte, but ostia and canals are absent from the collar and the basal part. क्या कह रहे हैं कि सिलेंडर में जो सिंपल फोल्डिंग हुआ, तो उस फोल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए इसका मिजोगिलिया मोटा होता चला गया। अब बाहर से अंदर जाने का इनकरेंट कैनाल बना, फिर दीवार में पोरोसाइट को टप करके जब जाएगा तो स्पॉन्जोसील के तरफ से, जो मैंने कहा कि वह फिंगर लाइक आउट पॉकेटिंग होता है, बाहर की ओर फैलाती है नली, तो वह रेडियल कैनाल कहलाता है। चूँकि दीवार के चारों ओर फैला हुआ है अलोंग द रेडियस, तो इसको कहे रेडियल कैनाल। अब आप एक डायग्राम में देखिएगा कि 4 रेडियल कैनाल के बीच में एक इनकरेंट कैनाल मिलेगा, या ऐसे आप अल्टरनेटिवली कह सकते हैं कि 4 इनकरेंट कैनाल के बीच में एक रेडियल कैनाल मिलेगा। तो वास्तव में क्या होता है, एक रेडियल, उसके बगल में एक इनकरेंट, फिर एक रेडियल, फिर एक इनकरेंट, तो अल्टरनेटली वो द्वार में लगा रहता है।
अब ये देखिए डायग्राम बाईं ओर एक स्पॉन्ज का ओवरऑल डायग्राम दिया गया है। सबसे ऊपर जो ओस्कुलम है उसमें जो हमने कहा कि इसमें स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं, मोनोएक्सॉन स्पाइक्यूल्स, वह एक सिक्रीशन है, वो इसका एंडोस्केलेटन है। तो स्पाइक्यूल फ्रिंज की तरह, क्राउन की तरह ऊपर निकला हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। और दाहिनी ओर के डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो खूबसूरत फूल की तरह सजा हुआ एपर्चर दिख रहा है वो वास्तव में अंदर के तरफ से है, जिसको कि रेडियल कैनाल कहा गया। और उनके बीच में जो पॉलीहेड्रल एरिया है, जो खाली स्पेस दिख रहा है आपको, उधर से पानी की एंट्री होती है, यानी वह इनकरेंट कैनाल है। यहाँ पर आपको ट्राएक्सॉन, 3 नुकीला कांटा वाला स्पाइक्यूल्स घेरे हुए दिखाई पड़ रहा है सब जगह पर। तो कम से कम 6 आर्म तो बन ही जाते हैं इसमें। तो पॉलीहेड्रल दिखाई पड़ रहा है, बहुभुजी दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें कैनाल सिस्टम कैसा बना? तो स्काईफा लाइक ऑल अदर स्पॉन्जेज पजेस ए कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियरिटी द कैनाल सिस्टम। तो पानी के फ्लो का यह सिस्टम कैनाल सिस्टम कहलाता है। कैरेक्टर के साथ आप इसको पढ़ते हैं। और अलग से भी एक फुल क्वेश्चन मिलेगा आपको, कैनाल सिस्टम इन पोरिफेरा। द स्पॉन्ज बॉडी इज ट्रावर्स्ड विथ न्यूमेरस कैनाल्स ऑफ सेवरल टाइप्स which together form the canal system. It plays a very important role in the life of Skypha, like those of other sponges. The particular type of canal system found in Skypha is known as साइकोनॉइड type. साइकोन के नाम से इसके कैनाल सिस्टम का नाम पड़ा साइकोनॉइड टाइप, which is more advanced than the एस्कोनॉइड टाइप। जो सिंपलेस्ट ल्यूकोसोलेनिया के अंदर सीधा दीवार वाला है, बिना फोल्डिंग वाला है, वो एस्कोनॉइड टाइप है। और जो ये सिंपलेस्ट फोल्डिंग हुआ वो साइकोनॉइड टाइप हो गया। तो इस साइकोनॉइड टाइप में क्या बनावट होती है, कैसे सेल्स का अरेंजमेंट होता है, इसके लिए आपको आगे के एक डायग्राम पर ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए डायग्राम है। तो बाएं से दाएं की ओर आप देखिए, बाईं ओर एक्सटीरियर लिखा हुआ है, एक्सटीरियर डार्क लेटर में लिखा हुआ, ये बाहरी हिस्सा है। वहां जो आप नुकीला स्पाइन देखते हैं वह है मोनोएक्सॉन स्पाइक्यूल्स। अब बाहर से अंदर जाने वाले रास्ते पर आप देख रहे हैं पोर मेम्ब्रेन लिखा हुआ है और मायोसाइट लिखा हुआ है। तो बाहरी सतह को लाइन करने वाला जो स्पेशल टाइप का सेल है उसका नाम है पिनेकोसाइट्स। लेकिन वो पिनेकोसाइट एपर्चर के पास छेद को बोलते हैं ओस्टियम। तो ओस्टियम के पास चारों ओर से घेरता है और इसमें मसल की तरफ फैलने सिकुड़ने का प्रॉपर्टी पाया जाता है, इसलिए मसल लाइक सेल यानी मायोसाइट नाम दिया गया। अब ये एपर्चर को छोटा करके पानी को अंदर जाने से रोक सकता है और फिर एपर्चर बड़ा करके ज़्यादा पानी अंदर आने दे सकता है। यानी ये डिसाइड करता है कि पानी की क्वालिटी क्या है, उसके हिसाब से पानी को अंदर जाने दें या नहीं जाने दें। अब इनकरेंट कैनाल बना उससे, और इनकरेंट कैनाल के दोनों तरफ की दीवार में आप देख रहे हैं कि एपर्चर बना हुआ है, छेद बना हुआ है। तो छेद होकर के पानी कहाँ गया? तो रेडियल कैनाल। नीचे वाला कैनाल में देखिए डार्क लेटर से लिखा हुआ है रेडियल कैनाल, और वहाँ से पानी बहते हुए अंदर के तरफ यानी स्पॉन्जोसील की तरफ आएगा। तो उस ओपनिंग का नाम क्या रखा गया है? तो एपोपाइल। वहाँ पर भी ये मायोसाइट सेल हैं, उस ओपनिंग को भी नैरो या वाइडर किया जा सकता है। अब ध्यान दीजिए, इनकरेंट कैनाल के बाउंड्री में आप देख रहे हैं चपटा चपटा स्पिंडल शेप्ड सेल लगे हुए हैं। वह सब के सब कैसे सेल हैं? तो पिनेकोसाइट हैं। तो बाहर के तरफ रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे एक्सोपिनेकोसाइट, और अंदर के तरफ दीवार के अंदर चले गए या स्पॉन्जोसील में चले गए तो उसका नाम बदल के रख देंगे एंडोपिनेकोसाइट। यानी पिनेकोसाइट बाहरी सतह पर जैसा कि एस्कोनॉइड में होता है वैसा साइकोनॉइड में नहीं होता, हायर स्पॉन्ज में ऐसा नहीं होता है। वो पिनेकोसाइट जो पहले सिर्फ बाहरी सतह पर था, सिर्फ एक्टोडर्म का निर्माण कर रहा था, वो अंदर भी चला आता है।
तो एंडोपिनेकोसाइट और एक्सोपिनेकोसाइट दो तरह के सेल हो गए। रेडियल कैनाल में आप देख रहे हैं फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल लगे हुए हैं। कॉलर सेल का अनदर नेम है कोएनोसाइट। बीच में मीजोग्लिया है, तरह तरह का अमीबॉइड सेल है उसके अंदर, और स्पाइक्यूल्स हैं। इस केस में स्पॉन्जिन फाइबर नहीं पाया जाता है। तो स्क्लेरोब्लास्ट सेल होते हैं जो विभिन्न प्रकार के स्पाइक्यूल्स का सिक्रीशन करते हैं, और तरह तरह के अमीबा लाइक सेल्स पाए जाते हैं। नीचे के लाइन में आप देखिए तो नीचे आपको ओवम बना हुआ दिखाई पड़ रहा है, और फर्टिलाइजेशन के बाद एक अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज है एम्फीब्लास्टूला। तो एम्फीब्लास्टूला इज ए एम्ब्रायनिक स्टेज आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ओवम दिखलाया गया। चूंकि स्पर्म माइन्यूट होते हैं इसलिए उसको नहीं दिखलाया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, क्या? तो स्पॉन्जोसील, यानी स्पॉन्ज का बॉडी कैविटी हुआ स्पॉन्जोसील। इट इज द सिलिंड्रिकल बॉडी ऑफ द स्पॉन्ज इज कट ओपन लॉन्गिट्यूडनली। इट शोज दैट ओस्कुलम लीड्स इनटू ए नैरो ट्यूबुलर कैविटी कॉल्ड पैरागैस्ट्रिक कैविटी और स्पॉन्जोसील। ये अंदर का खोखला स्पॉन्ज है, स्पेस है स्पॉन्ज का बॉडी कैविटी। स्पॉन्जोसील इज लाइंड विथ इन गैस्ट्रल एक्टोडर्मल सेल कॉल्ड पिनेकोसाइट। तो क्या नाम हम बताए थे अभी? एंडोपिनेकोसाइट्स। अब बाहर की तरफ जो आउट पॉकेटिंग हुआ तो बना रेडियल या फ्लैजिलेटल कैनाल। तो द थिक बॉडी वॉल लाइनिंग द स्पॉन्जोसील कंटेन्स मेनी फिंगर लाइक स्ट्रेट आउट पुशिंग एट रेगुलर इंटरवल्स कॉल्ड रेडियल कैनाल और फ्लैजिलेटेड कैनाल। तो इसी दीवार में क्या बताए थे डायग्राम में आप देखें कि ये लाइनिंग है कॉलर सेल का। कॉलर सेल का अनदर नेम क्या था? तो कोएनोसाइट। द रेडियल कैनाल्स आर क्लोज्ड एट देयर outer end towards the surface of cylinder, but at their inner ends each communicates with a small wide excurrent canal by an aperture called apopyle. अंदर की ओर जो ओपनिंग है रेडियल कैनाल का उसका नाम है एपोपाइल, वह इंटरनल ओस्टिया हुआ। और बाहर की ओर जो एक्स का, ये देखिए इस डायग्राम में दिखलाया गया है कि एपोपाइल है बीच में, और चारों ओर से देखिए 4 मायोसाइट्स लगे हुए जो फैलकर सिकुड़कर इसके डायमीटर को कम बेसी कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। ये डायफ्राम की तरह काम करने वाला है। अब एक्सकरेंट कैनाल, इसमें क्या है? तो द एक्सकरेंट कैनाल इज a short and wide passage between the radial canals and a spongocyl. It leads radial canal into a spongocyl. The excurrent canals are lined with ectodermal cells like the spongocyl. यहाँ पर भी पिनेकोसाइट का लाइनिंग है। जो एक्सकरेंट कैनाल है उसमें भी पिनेकोसाइट का लाइनिंग है। The broad connection between the excurrent canal and the spongocyl is called gastric ostium. स्पॉन्जोसील और एक्सकरेंट कैनाल के बीच के ओपनिंग का नाम क्या हो गया? तो गैस्ट्रिक ओस्टियम, यानी ओस्टियम आउटर भी है, ओस्टियम अंदर भी है, एंडोओस्टियम और इपिओस्टियम। बिटवीन द रेडियल कैनाल्स एंड एक्सकरेंट कैनाल इज ए थिन डायफ्राम परफोरेटेड बाय लार्ज होल एपोपाइल। देख चुके आप कि इसके चारों तरफ से मायोसाइट लगा हुआ था। तो एपोपाइल इज सराउंडेड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट ड्यू टू व्हिच इट कैन कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट। तो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इनकरेंट कैनाल कहाँ है? तो बाहर से अंदर की ओर। इन बिटवीन द टू सक्सेसिव रेडियल कैनाल्स ए ट्यूबुलर स्पेस कॉल्ड इनकरेंट कैनाल इज प्रेजेंट। Thus radial canals and incurrent canals are arranged alternately. The incurrent canals are narrow passage, somewhat square in section. The incurrent canals open to exterior between the blind outer end of the radial canal by aperture termed as dermal ostia और dermal pores. तो ये इनकरेंट कैनाल बाहर की ओर से है। तो बाहर की तरफ से जो ओपनिंग है उसका नाम है डर्मल ओस्टिया। यहाँ पर भी मायोसाइट लगे हुए बताए गए थे। आप वर्टिकल सेक्शुअल बॉडी वाल का देखें,
उसमें भी कॉन्ट्रेक्टाइल मायोसाइट लगा हुआ था। इनकरेंट कैनाल्स आर लाइंड बाय फ्लैट एक्टोडर्मल सेल्स कॉल्ड पिनेकोसाइट्स लाइक द स्पॉन्जोसील। तो पिनेकोसाइट अंदर स्पॉन्जोसील में भी है और इनकरेंट कैनाल में भी है, रेडियल कैनाल में नहीं। वहां पर क्या था? तो कॉलर सेल था। एक्सटर्नली एन इनकरेंट कैनाल इज कवर्ड बाय ए पोर मेम्ब्रेन पियर्स्ड बाय 3 or 4 ओस्टिया व्हिच आर इंटरसेलुलर। तो पहले ही कह चुके हैं हम कि यहाँ पर ल्यूकोसोलेनिया की तरह इंट्रासेलुलर पोरोसाइट होकर के कैनाल नहीं है, यहाँ पर बाहर से इंटरसेलुलर है, पूरा का पूरा बॉडी वाल धंसा हुआ है। इसका मतलब चारों ओर से पिनेकोसाइट का लाइनिंग है, सैकड़ों पिनेकोसाइट। द इनकरेंट कैनाल्स एंड ब्लाइंडली एट द इनर एंड नॉट रीचिंग द स्पॉन्जोसील। तो इनकरेंट कैनाल अंदर के तरफ से बंद है और एक्सकरेंट या रेडियल कैनाल जो है बाहर के तरफ से बंद है। तो दोनों तरफ से बंद रहेगा तो बीच में कैसे कम्युनिकेट करेगा? तो कम्युनिकेट करने के लिए पोर पाया जाएगा। इनकरेंट कैनाल और एक्सकरेंट कैनाल या रेडियल कैनाल के बीच में पोर पाया जाएगा। बिटवीन द इनकरेंट कैनाल एंड स्पॉन्जोसील द मीजोग्लिया इज स्पेशली थिकेंड टू फॉर्म गैस्ट्रिक कॉर्टेक्स। जब मीजोग्लिया सामान्य से ज्यादा मोटा हो जाता है, उसमें सिक्रीशन ज्यादा हो जाते हैं, तो उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। डर्मल कॉर्टेक्स बाहर की तरफ से भी ये फैल सकता है, अंदर की तरफ से भी फैल सकता है। The wall between इनकरेंट and radial canal is pierced by numerous minute pores called prosopiles. इनके बीच की दीवार में जो छेद था उस पोर का नाम है प्रोसोपाइल। The prosopiles are perforations in the porocyte cells. The porocytes are tubular contractile cells formed from modified pinecocyte. अब ये तो अलग बात है कि पोरोसाइट बना किससे, लेकिन पोरोसाइट एक स्पेशल सेल है जो कि बॉडी वाल के आर पार लगा रहता है। तो इस केस में इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल के बीच का जो पोर है, उस पोर का वह पोर इंट्रासेलुलर है, थ्रू पोरोसाइट है। उसके बाउंड्री में एक ही सेल है। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन स्काइफा टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग वे। वाटर एंटर्स इनटू इनकरेंट कैनाल थ्रू द डर्मल ओस्टिया, passes into radial canal through prosopile, and from radial canal into spongiocyl by apopyle, and leaves spongiocyl by terminal osculum. तो बाहर के डर्मल पोर से होके इनकरेंट कैनाल में आएगा, फिर बॉडी वाल में पोर्स बने हुए हैं प्रोसोपाइल्स या पोरोसाइट से होकर रास्ता बना हुआ, उससे पहुंचेगा रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से इनकरेंट कैनाल होते हुए स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील से ये सीधे ओस्कुलम होते हुए बाहर। तो अगर मान लिया आपसे एक सवाल पूछा जाए कि स्पॉन्ज के बगल में हम इओसिन नाम का रंग का एक क्रिस्टल गिरा देते हैं तो क्या होगा? तो चूंकि पानी बॉडी वाल होकर अंदर आता है और ऊपर ओस्कुलम होकर बाहर निकलता है, तो आप कहिएगा कि रंग जो गुलाबी रंग होता है इओसिन, वो दीवार होकर अंदर जाएगा और ऊपर से निकलेगा। यानी रंगीन पानी दीवार होकर अंदर जाएगा और ऊपर ओस्कुलम से निकलेगा। यानी ओस्कुलम निकलने का रास्ता है, खाने या ग्रहण करने का रास्ता नहीं है। अब माइक्रोस्कोप की मदद लें, इसके सेल्स इत्यादि का अध्ययन करें तो देखिए क्या विशेषता है। All sponges are diploblastic, that is their body wall is composed of 2 layers with an intermediate mesenchyme. बाहर की ओर एक्टोडर्म, अंदर की ओर एंडोडर्म। सो कॉल्ड असली टिश्यू है या नहीं है, यह कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन 2 लेयर है तो डिप्लोब्लास्टिक। और दोनों लेयर के बीच में क्या है? तो मीजेनकाइम नाम का एक रचना है। इस मीजेनकाइम को लोग अन्य भी कई तरह का बॉटनी में जो टर्म यूज होता है, जैसे पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, उस तरह का नाम भी रख देते हैं। द पिनेकोडर्म कंसिस्ट ऑफ एक्सोपिनेकोडर्म कवरिंग द बॉडी सरफेस एक्सेप्ट ओस्टिया एंड ओस्कुलम एंड एंडोपिनेकोसाइट लाइनिंग द इनकरेंट कैनाल एंड स्पॉन्जोसील। तो बाहरी सतह पर एक्सोपिनेकोडर्म, लेकिन इनकरेंट कैनाल
और स्पोंजोसील में एंडोपिनेकोडर्म। डायग्राम में आप देख चुके हैं। इट इज मेड ऑफ थिन, लार्ज एंड पॉलीगोनल स्केल लाइक पिनेकोसाइट्स। छिलका जैसा पतला, दोनों किनारा अंतिम छोर नुकीला टाइप का होता है। पिनेकोसाइट्स आर एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन एंड लाई with their edges touching so that they can form a loose layer and also line the incurrent canal। तो पतले पतले छिलके के समान सेल एक सेल से दूसरा सेल सट करके बनता है, जिससे एक पतला सा कवरिंग बनता है इनकरेंट कैनाल की दीवार में, स्पॉन्जोसील की दीवार में और बाहरी सतह पर। कोएनोडर्म for gastral epithelium lining the radial canal consists of single layer of large choanocytes or collar cell, which are endodermal in origin and were discovered by James Clark। जो एस्कॉन टाइप है उसका पूरा का पूरा स्पॉन्जोसील बना हुआ है कॉलर सेल या कोएनोसाइट का। इस केस में ये कॉलर सेल कहाँ चले आए, तो ये चले आए रेडियल कैनाल के अंदर। इसका एंडोडर्मल ऑरिजिन है और सिर्फ रेडियल कैनाल में है। द कोएनोसाइट्स आर राउंडेड और ओवल सेल्स हुज बेस रेस्ट अपॉन द mesenchyme, while the free end wear transparent contractile collar encircling the base of a single long flagellum। एक्चुअली ये फ्लैजेलेटेड सेल है और फ्लैजिला के बेसल पार्ट के चारों ओर से पतला सा मेम्ब्रेन का एक घेरा है, तो उस घेरा के कारण उसका नाम रखा गया कॉलर सेल। कोएनोसाइट आल्सो कंटेन्स ए न्यूक्लियस, ए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल। कॉलर सेल का काम पानी को ड्राइव करना, भोजन को ग्रहण करना, रिप्रोडक्शन में ही मदद करना, बहुत सारा काम है। तो हम जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम इत्यादि बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे सामान्य सेल में होना चाहिए। इसके कॉलर में बहुत महीन महीन 20 से 30 साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस निकला हुआ है, माइक्रोविलाई निकला हुआ है जो फैल सिकुड़ सकता है। उसी का घेरा एक्चुअली आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, फ्लैजिलम के बेसल पार्ट के चारों ओर जो घेरा देख रहे हैं वो वास्तव में माइक्रोविलाई का घेरा है। देखने में आपको मेम्ब्रेन जैसा लगेगा। बेस रूट लाइक बन गया, जिससे वो मीजेनकाइम के अंदर वो चिपक के अच्छा से जड़ बसा सके, आसानी से उखड़े नहीं, और बाकी अंदर में जितने तरह के सेल्स के ऑर्गन्स हैं सब पाए जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है कॉलर सेल्स का। होल सेल नहीं होता है, इसमें सेक्शन होता है। इसे सिंगल डायमेंशन में आपको दिखाई पड़ रहा है। ये फ्लैजिला की रचना देख रहे हैं आप, इस तरह से फ्लैजिला देखने में लगता है। उसका ये डायग्राम बनाया गया है दाहिनी ओर, और बाईं ओर फोटोग्राफ है। ये दोनों फोटोग्राफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है। द माइक्रोविलाई आर ऑफन कनेक्टेड टुगेदर साइड बाय साइड। बगल बगल में ये सब माइक्रोविलाई चिपके हुए हैं। द फ्लैजिलम कंसिस्ट ऑफ यूजुअल पैटर्न ऑफ फाइब्रिल्स इन 9+2, 9 पेयर्स प्लस 2 इनफैक्ट। बाहर पेरिफेरी में 9 पेयर्स माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं और सेंटर में 2 माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। 9 पेयर्स प्लस 2, नॉट 9+2, इट इज 9 पेयर्स प्लस 2। और उनकी उत्पत्ति जिस जगह से होती है उसको बोलते हैं बेसल ग्रेन्यूल या काइनेटोसोम। काइनेटोसोम मतलब वहां से गति उत्पन्न होता है, फ्लैजिलर मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। द कोएनोसाइट सेल्स आर रॉड लाइक प्रोसेसेज embedded in the mesenchyme, root like processes between the dermal epidermis and endoderm is an intermediate layer, the mesenchyme। mesenchyme एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में हो गई, ये बात आपको बताई जा चुकी है। mesenchyme का यहाँ पर
मीजोग्लिया शब्द लिखा गया है, ये एक्चुअली सिलेंटेटा में हम लोग यूज करेंगे। मीजोग्लिया नाम का प्रयोग जो है वह पोरीफेरा में नहीं कहते हैं। द मीजेनकाइम कंसिस्ट ऑफ जिलेटिनस ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स कॉमनली कॉल्ड मीजोग्लिया। जितने सेल हैं सबके सिक्रीशन से यह बनता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मीजोग्लिया नाम का प्रयोग हम लोग सिलेंटेटा में करेंगे, यहाँ हम मीजेनकाइम नाम ही यूज करेंगे। एक दूसरा नाम है मिसोहाइल, बीच की खाली जगह। खाली तो नहीं है वो, उसमें सेल भी मिलते हैं। presumably of a protein nature in which free amoeboid cells or amoebocytes wander around। तो मीजेनकाइम के अंदर अमीबा जैसे सेल होते हैं, कई तरह के सेल होते हैं, लेकिन ऊपर से देखने में आपको लगेगा कि सबके सब अमीबॉइड हैं। When there are much mesoglea or mesenchyme and relatively few cells, the mesenchyme is termed as collenchyma। सेल की संख्या कम है तो collenchyma। When the cells are numerous, the name is parenchyma। तो ये collenchyma और parenchyma दोनों टर्म का यूज बॉटनी में होता है। टिश्यू पढ़ते समय में उसको देखिएगा। यहाँ मोटा मोटी तौर से आप खाली mesenchyma बोल करके निकल आइए, जरूरत नहीं है कि उसको हम ज्यादा गहराई में जाके डिफाइन करें। एक आउटलाइन दिखलाएगा कि बाहर जो है पिनेकोसाइट का कवर है, आर पार पोर बना हुआ रहता है यानी एस्कॉन टाइप में, और अंदर से पानी ऊपर ओस्कुलम होकर बाहर निकलता है। कॉलर सेल का अरेंजमेंट किस तरह से होता है वो दाहिनी ओर दिखलाया गया है। अब फिर से सेल को आप अलग से समझिए। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन स्पॉन्जेज which are not organized into well defined tissue, the cells from loose collections, and they act more or less independent each other। क्या कहते हैं कि ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है? तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, ये लूजली है, सेल्स का कोई निश्चित पोजीशन नहीं बनता है, इसलिए यह वास्तव में टिश्यू का निर्माण नहीं करता है। दो सेल लेयर है लेकिन टिश्यू का निर्माण नहीं करता। सबसे ऊपर ए में दिखलाया गया पिनेकोसाइट, जो पतला पतला इपिडर्मल सेल है। जब इसी में कॉन्ट्रैक्शन करने का गुण आ जाता है तो इसको मायोसाइट कहते हैं। तो इपिडर्मल ओस्टिया और एंडोडर्मल ओस्टियम, यानी डर्मल ओस्टियम आउटर और इनर दोनों पर ये मायोसाइट पाए जाते हैं। पोरोसाइट सी में देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अंदर अंदर एपर्चर बना हुआ है, इसके अंदर पोर बियरिंग सेल है, इसलिए इसका नाम है पोरोसाइट। थीजोसाइट बी नंबर में जो है, डी नंबर में, ये थीजोसाइट जो होते हैं फूड जमा करते हैं, इसलिए इनके अंदर फूड वैक्यूल्स दिखलाया गया है। क्रोमोसाइट कलर पिगमेंट्स जमा करते हैं, इनके कारण ग्रे कलर है स्काइफा का। तो क्रोमोसाइट, क्रो मतलब होता है कलर पिगमेंट, तो इसमें कलर ग्रेन्यूल्स दिखलाया गया है। फिर एस्क्लेरोब्लास्ट, एस्क्लेयर्स का, एस्क्लेयर मतलब स्पाइक्यूल्स का सिक्रीशन करने वाला सेल एस्क्लेरोब्लास्ट कहलाता है। तो बीच में आप देख रहे हैं ट्राइएक्जन बना हुआ है, एक ट्राइरेडिएट स्पाइक्यूल, तो उसके अलग अलग हिस्से में अलग अलग से चिपका हुआ है और कई सेल मिलकर सिक्रीट करते हैं ये इस तरह के तीन कोनिया यानी तीन कांटे वाला ये ट्राइरेडिएट स्पाइक्यूल्स। ठीक इसके बगल में जी में आप देख रहे हैं आर्कियोसाइट है। आर्कियोसाइट में भी फूड जमा रहता है, लेकिन इस सेल की विशेषता होती है कि यह सेल किसी भी अन्य सेल में मॉडिफाई कर सकता है, यह हर तरह के सेल को बना सकता है, इसलिए इसको टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। इसके अंदर जितने तरह के सेल हैं सबके उत्पत्ति आर्कियोसाइट से होती है। इसी तरह से कॉलेनसाइट है, स्पर्म्स हैं, ओवम है, और सबसे पिकुलियर यह कोएनोसाइट यानी कॉल सेल है। तो सारे सेल का हम डिस्कशन डायग्राम के साथ कर दिए। आप एक एक करके इनका पॉइंट्स नोट कर लेंगे, डाउनलोड कर लीजिए और एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए।
Amoeboid cells are of different types. They wander about freely in the mesoglea. They are modified to form the following types. Collencytes have several slender, long, branching pseudopodia. The branches are like connective tissue. Archaeocytes are large amoeboid cells or amoebocytes. They have a few blunt pseudopodia. The nucleus is large. They are generalized cells and they transport food and waste substances. They can give rise to other types of amoebocytes and they can form sperm, eggs, a sexual reproducing body, gemule, such cells which can change into almost any other kind of cell with an animals are said as totipotent. सर्व गुण संपन्न कोशिकाएं जो कि अन्य किसी भी सेल का निर्माण कर सकती हैं. ये क्रोमोसाइट है, कलर पिगमेंट कैरिंग, थियोसाइट दैट स्टोर्स द फूड मटेरियल. Trophocytes are found loaded part with completely with digested food and served to transfer it from one place to another. कॉलर सेल और थियोसाइट, कॉलर सेल डाइजेशन किया, थियोसाइट में आया, डाइजेस्टेड मटेरियल को लेकर के अन्य जगह पहुंचाने का काम ट्रोफोसाइट करेगा और जमा करके रखने का काम करेगा थियोसाइट. इसके अलावा फैगोसाइटिक सेल भी होते हैं अमीबा लाइक या WBC लाइक. स्क्लेरोब्लास्ट जो स्केलेटन का निर्माण करते हैं, स्पाइक्यूल्स का सिक्रीशन करते हैं. इस स्पेसी में कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्पाइक्यूल्स होता है, लेकिन दूसरे ऑर्डर हेक्सेक्टेनेलिडा में सिलिकॉन का बना हुआ स्पाइक्यूल होता है. इसमें अलग से कोई विशेष ग्लैंड सेल नहीं है, लेकिन जो अमीबॉइड सेल हैं उनके अंदर लाइसोसोमल एक्टिविटी पाई जाती है जिससे अपने फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं. और मीसोग्लिया का सिक्रीशन या मीजेनकाइम का सिक्रीशन लगभग सभी सेल कर सकते हैं. अमीबोसाइट या आर्कियोसाइट ही मॉडिफाई करके जर्म सेल्स का निर्माण करते हैं जिससे कि स्पर्म या ओवम का निर्माण होता है. अब जो आपने देखा अभी स्केलेटन, तो स्काइफा स्केलेटन का ऑफ कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स. The spicules or sclerites are definite bodies having a crystalline appearance and consisting in general of simple spines or of spines radiating from a point. तो सिंपल अगर सीधा सीधी है तो मोनोएक्सॉन, दोनों तरफ अगर राउंड स्ट्रक्चर है तो एम्फीडिस्क, और अगर तीन तीन स्पाइन एक दूसरे से अटैच है तो ट्राई रेडिएट है. ये large one-rayed needle-like monoxone spicules are arranged in a circlet around the osculum. ओस्कुलम के निर्माण में क्या मदद किया? तो मोनोक्सोन घेरे हुए है स्पाइक्यूल को, ओस्कुलम को. सिंपल स्पीयर लाइक मोनोक्सोन स्पाइक्यूल प्रोजेक्ट फ्रॉम डर्मल कॉर्टेक्स अपोजिंग द आउटर एंड ऑफ द रेडियल कैनाल. बाहरी सतह पर भी आपने डायग्राम में देखा था, दीवार की डायग्राम जो बताया गया था, मोनोक्सोन निकले हुए थे. 3 रेड ट्राइएक्सॉन स्पाइक्यूल या ट्राइरेडिएट स्पाइक्यूल्स हैं, वो अंदर में रहते हैं और इन करेंट कैनाल को प्रोटेक्ट करते हैं. 4 रे अगर निकल रहा है तो टेट्राएक्सॉन बोलेंगे उसको. यह स्पॉन्जोसील के तरफ से ज्यादा मिलता है. तो इस तरह आप साइकोन या एक सामान्य स्पॉन्ज के बॉडी वाल की बनावट, उसके विभिन्न प्रकार के सेल टाइप्स को देखें. अब इसमें सबसे मजेदार बात क्या है कि पोरोसाइट नाम का सेल
स्क्लेरोब्लास्ट नाम का सेल इस स्पेसीज में नहीं, अन्य स्पेसीज में मिलता है, वह है स्पॉन्जियोब्लास्ट नाम का सेल, और विशेष रूप से कॉलर सेल। ये ऐसे पिकुलियर सेल हैं जो सिर्फ इसी फाइलम के जंतुओं में मिलते हैं, अन्य जीवों में ये नहीं मिलते हैं। तो थैंक यू। अब अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है।